Hello friends, I am Utsav Rathor and I welcome you all on my YouTube channel EduScoop. This is our lecture series of geography and this is lecture number 3rd. इसके पहले हम लोग 2 lectures जो हैं वो complete कर चुके हैं. If you haven't watched those videos, please go and watch them because this lecture is in connection with them. अगर आपने वो videos नहीं देखे हैं तो ये lecture आपको समझने में थोड़ी सी problem हो सकती है. So पहले वो videos देख लीजिए आप. और जो लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं और अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज. इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए और नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर फेसबुक पेज. आप जो है वो हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं जिसका लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. एंड फॉर एनी क्वेरी यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस गिवन ईमेल एड्रेस. इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ रिवीजन मैं आपको करवा देता हूँ प्रीवियस 2 लेक्चर्स का जो भी हमने थोड़ा सा पढ़ा है. हमने जो है वो जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया था जिसमें हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था इंटीरियर ऑफ अर्थ. उसमें 2 लेक्चर्स हमने किए हैं अभी तक जिसमें लेक्चर 1 में हमने बात की थी कि वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ऐसा क्यों जानना ज़रूरी है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है या क्यों हमको समझना है कि अर्थ के इंटीरियर में कंपोजिशंस क्या हैं या मटेरियल क्या है. और उसके लिए जब हमने समझना स्टार्ट किया था तो हमने 2 सोर्सेस पे बात की थी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेस. जिसमें इनडायरेक्ट सोर्सेस में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था हमारे पास जिसको आप बोलते हैं सिस्मिक वेव्स. लेक्चर 2 जब हमने पढ़ा तो इन्हीं सिस्मिक वेव्स पे हमने एक डिटेल्ड बात की. सिस्मिक वेव्स आर ऑफ 2 काइंड, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स. फिर बॉडी वेव्स भी जो है वो 2 टाइप के थे आपके पास, पी वेव्स एंड एस वेव्स, दैट आर प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स. फिर जब इन्हीं प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स की स्टडी हमने की और जब साइंटिस्ट ने सिस्मोग्राफ पे प्राइमरी सेकेंडरी वेव्स को रिकॉर्ड किया, उनका नेचर स्टडी किया, उनके मूवमेंट को ट्रैक किया अर्थ के इनसाइड में, तो बहुत सारे कंक्लूजन्स पे पहुंचे थे हम. बात ये हमने पढ़ी थी कि जब भी पी और एस वेव्स जो है वो अर्थ के इंटीरियर से ट्रेवल करती हैं और अर्थ के इंटीरियर में जो है वो अलग अलग टाइप्स के मटेरियल हैं जिनकी डेंसिटी जो है वो भी अलग अलग है. तो पी और एस वेव्स जब भी उन अलग अलग मीडियम अलग अलग डेंसिटी के मटेरियल से ट्रेवल करती हैं तो उनकी वेलोसिटी चेंज होती है और वेलोसिटी के साथ उनके डायरेक्शन भी चेंज होता है. वो जो है वो डेविएट करती हैं अपने डायरेक्शन से एंड दे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट. और इसी बात को जब हमने डिटेल में पढ़ा था, वेलोसिटी को स्टडी किया, इस डेविएशन को स्टडी किया, तो साइंटिस्ट रीच अप टू अ कंक्लूजन दैट अर्थ हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, जब ये बात हमने स्टडी की थी तो हमने वहां पे एमरजेंस ऑफ शैडो जोन भी पढ़ा था कि हाउ दिस डेविएशन अकर और कैसे पी और एस वेव्स जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं. कुछ रीज़न है जैसे जहाँ पे पी और एस वेव्स मिलती नहीं है, वो रीज़न था आपका शैडो जोन, दैट इज़ 103 डिग्री से लेके 142 डिग्रीज तक. ठीक है, और जब इन्हीं सारी बात को कंक्लूड किया था आपने तो पता चला था कि अर्थ के अंदर कुछ लेयर्स हैं और वो भी अलग अलग फॉर्म में हैं. कुछ जो है वो लिक्विड हैं, कुछ जो है वो सॉलिड हैं. और इसी लेयर्ड स्ट्रक्चर की बात जो है वो आज हम डिटेल में करेंगे. अर्थ हैज 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. और इन्हीं तीनों लेयर्स को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार वो जरूर देख लीजिए. आज की जो बात है वो कंटेंट में आपको बता देता हूँ, मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं आज हमारे डिस्कशन के. अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर पे पूरी बात करेंगे हम. We know that Earth has a layered structure, so there are 3 main layers: crust, mantle, and third layer is core. Then core is divided into 2 parts: outer core and inner core. ठीक है, आज जो है वो बात करेंगे इन्हीं सारी लेयर्स के कंपोजिशन की, कौन कौन से मिनरल या कौन कौन से मटेरियल से बनी है, क्या इनकी डेंसिटी है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सी लेयर जो है वो लिक्विड है, कौन सी सॉलिड है, उनके सॉलिड होने का रीज़न क्या है, या जो लेयर्स लिक्विड है उनका लिक्विड होने का रीज़न क्या है, सारी बातें होंगी. फिर 2 जो है वो सब लेयर्स हैं जिनको लेयर्स तो नहीं बोल पाएंगे, कुछ पार्ट्स हैं, जैसे एक लिथोस्फीयर है और एक स्टेनोस्फीयर है. ये दोनों चीज़ें क्या हैं ये भी आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे.
और जो आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट है वो है सिस्मिक डिसकंटिन्यूटीज। ठीक है, ये सिस्मिक डिसकंटिन्यूटीज क्या है ये भी आज के लेक्चर में बात करेंगे हम सबसे लास्ट पार्ट में। सो लेट्स स्टार्ट। अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर बात करते हैं हम। यहाँ पे आपको अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को जो है वो दिखाया गया है। हियर इट इज द क्रस्ट। क्रस्ट इज ऑल्सो ऑफ टू काइंड, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। अभी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे कि ये क्या है। ठीक है, सो ये जो है वो आपका आउटर मोस्ट पार्ट है, फिर है आपकी एस्थेनोस्फीयर, फिर आपका मेंटल, फिर आपका आउटर कोर जो कि लिक्विड फॉर्म में है, और उसके बाद है आपका इनर कोर जो कि सॉलिड फॉर्म में है। अब ये लिक्विड क्यों है और वो सॉलिड क्यों है इसका रीजन भी हम बाद में समझेंगे। वी हैव 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, आउटर कोर एंड इनर कोर। अब इनको क्यों कैसे डिवाइड किया गया है, तो दीज लेयर्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। उनमें अलग अलग जो है वो मिनरल्स हैं। जैसे आउटर मोस्ट लेयर की बात करें तो सिलिका सबसे ज्यादा है, इनर मोस्ट लेयर की बात करेंगे तो आयरन सबसे ज्यादा है। तो वैसे ही उनकी प्रॉपर्टीज की वजह से अलग अलग लेयर्स को हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है। क्रस्ट सिलिकेट सॉलिड, मेंटल इज विस्कस मॉल्टन। ठीक है, इट इज इन सेमी सॉलिड स्टेट और इट इज अ थिकर फ्लूइड। और फिर आउटर कोर की बात करते हैं तो इट इज इन लिक्विड स्टेट एंड इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट। अब इनका रीजन क्या है वो भी हम एक एक करके समझेंगे आज के लेक्चर में। लेक्चर को एंड तक देखिएगा, पूरी जितनी बातें आपको अर्थ के इंटीरियर से समझनी है वो सारी आज के लेक्चर में समझ में आ जाएंगी। और क्लियर करके यहाँ पे बताया हुआ है, दिस इज योर क्रस्ट, देन मेंटल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, देन कोर इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, आउटर कोर एंड इनर कोर। ये जो है यहाँ पे आपके एटमॉस्फेयर की लेयर्स दिखाई गई है। जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट तब इन लेयर्स को पढ़ेंगे। ये जो है ये अर्थ के इंटीरियर की लेयर्स हैं, और जब आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो ये आपकी लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। आज जो बात करनी है वो हमको करनी है इन इंटरनल लेयर्स पे। सो आवर फर्स्ट लेयर इज क्रस्ट, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, इट इज 0.5 to 1% बाय वॉल्यूम, और अर्थ का जितना मास है उसका 1% जो है सिर्फ वो क्रस्ट में है। बात हम कर चुके हैं, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। फिर एक बात मैंने आपको बता ही दी थी कि जो डेंसिटी है वो जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएंगे तो बढ़ेगी। जैसे जैसे आप अर्थ की डेप्थ में जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है, फिर टेम्परेचर भी बढ़ता है साथ में, और प्रेशर भी बढ़ता है। ठीक है, तीनों चीजें बढ़ती हैं। तो डेंसिटी इंक्रीजेस विद डेप्थ, वी हैव डिस्कस दैट। एवरेज डेंसिटी जो है वो बात करते हैं हम तो इट इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है ये क्रस्ट की है, और अगर एवरेज डेंसिटी आप अर्थ की बात करते हैं तो वो होती है आपकी 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने अभी डिस्कस किया था कि क्रस्ट जो है वो 2 टाइप का है, आपका ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, ये 2 टाइप का क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। दोनों की थिकनेस में भी डिफरेंस होता है। ओशियनिक क्रस्ट इज थिक अबाउट 5 किलोमीटर्स टू 30 किलोमीटर्स जो है वो आपके ओशियनिक क्रस्ट का थिकनेस है। और अगर आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस देखते हैं तो इट इज अबाउट 50 टू 70 किलोमीटर्स। ठीक है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत क्लियर सी बात है, समझा देता हूं मैं आपको। दिस इज योर अर्थ सरफेस। एक मिनट, कलर थोड़ा सा चेंज करके बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, दिस इज योर अर्थ सरफेस एंड दिस इज योर ओशनिक सरफेस। तो डेफिनेटली जो आपकी अर्थ की जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो थिक होगी ही, क्योंकि उसमें इतना जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा है। ये भी जो है वो सॉलिड पार्ट है अर्थ का, और ओशनिक क्रस्ट जो है वो तो यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो ओशनिक क्रस्ट हमेशा थिन होगा और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो हमेशा थिक होगा। ये बात आप समझ लीजिए। तो ओशनिक क्रस्ट जो है वो एवरेज होता है 5 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक का, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो होता है आपका 50 से 70 किलोमीटर तक का। और जो हिली रीजन है या जो माउंटेनियस रीजन है वहां पे तो इट इज अराउंड 100 किलोमीटर्स इन हिमालयन रीजन। नेक्स्ट इसके कंपोजिशन की बात करते हैं, कौन कौन से मटेरियल है, किन किन मटेरियल से मिल के जो है ये आपका क्रस्ट बना है। तो जैसे
दोनों की डेप्थ में डिफरेंस है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट की, वैसे ही थोड़ा सा इनके कंपोजिशन में भी डिफरेंस है। जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम, जिसको आप बोलते हैं सियाल, SI सिलिका, AL एल्यूमिनियम, सो इट इज नोन एज सियाल। एंड आपका जो ओशनिक क्रस्ट है इट इज मेड अप ऑफ सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकेट रॉक्स लाइक ग्रेनाइट। और ओशनिक क्रस्ट है वहां पे जो है वो आपको आयरन, मैग्नीशियम और सिलिकेट के इग्नियस रॉक्स मिलते हैं। अब ये इग्नियस रॉक्स क्या है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रॉक्स पढ़ेंगे। सो अभी आप इतना ही याद रखिए कि क्रस्ट इज मेड अप ऑफ, मतलब जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इट इज मेड अप ऑफ सियाल, दैट इज सिलिका एंड एल्यूमिनियम, एंड ओशनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सीमा, दैट इज सिलिका एंड मैग्नीशियम। अब ये जो है अर्थ क्रस्ट में जो भी आपके मिनरल्स हैं या जो भी एलिमेंट्स हैं वो किस रेशियो में है, किस कंपोजिशन में है, उसका एक पूरा चार्ट आपको यहाँ पे दिखाया गया है। वो इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो टॉप 5 आपके मटेरियल्स हैं ये आपको याद होने चाहिए इसी ऑर्डर में। उसके लिए एक निमोनिक भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, दैट इज OSAIC। सबसे ज़्यादा जो है वो आपका ऑक्सीजन है, दैट इज 46.6%, देन सिलिका 27, एल्यूमिनियम 8, आयरन 5, कैल्शियम 3। ठीक है, अगर आपको नंबर्स नहीं भी याद हो रहे हैं कि कौन कितना परसेंट है तो कोई बात नहीं, बट इनका जो ऑर्डर है वो याद रखिएगा, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन एंड कैल्शियम। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट, केमिकल कंपोजिशन। अभी हमने जो है इसके जस्ट प्रीवियस स्लाइड में बात की थी केमिकल कंपोजिशन सिर्फ अर्थ क्रस्ट का, जो एलिमेंट्स है वो किस कंपोजिशन में है। अब अगर आप कंपोजिशन की बात करते हैं होल अर्थ के, जहां पे आप क्रस्ट, मेंटल और कोर, अगर तीनों लेयर को कंबाइन करके देखें कि कौन सा मिनरल या कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा है, तो उसका कंपोजिशन यहां पे आपको दिखाया गया है। सबसे ज्यादा आपके पास आयरन है, फिर ऑक्सीजन है और फिर सिलिकॉन है। अब इसका भी एक निमोनिक है, वो आप याद रख लीजिए, iOS। ये तो आपको याद हो ही सकता है, आईफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको बोलते हैं iOS। सो आयरन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, रिमेंबर इट। अब बात कर लेते हैं लिथोस्फीयर की। अभी तक हमने बात की क्रस्ट की। सो बेसिकली वी हैव 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। व्हेन यू कंबाइन दिस क्रस्ट विथ द अपर मेंटल, ये जो मेंटल का अपर पार्ट है, अपर मेंटल से जब आप इसको कंबाइन करते हैं, सो दिस होल पार्ट इज नोन एज लिथोस्फीयर। समझ में आया? सिंपल सा याद रख लीजिए, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल इक्वल्स टू लिथोस्फीयर। ठीक है, यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो ब्राउन दिख रहा है आपको ऊपर में, दिस इज योर क्रस्ट। यहां से जो ये वाला पार्ट है, दिस इज योर अपर मेंटल। ये देख लीजिए, मेंटल जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये वाले पार्ट से स्टार्ट हो गए, मेंटल जो है वो यहां तक आएगा। ठीक है, सो क्रस्ट के साथ जब आप ये अपर पार्ट मेंटल का कंबाइन करते हैं, दिस पार्ट, दिस होल पार्ट, so it become lithosphere. Crust plus uppermost solid mantle is your lithosphere. डायग्राम से बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। so crust plus upper part of mantle is lithosphere. ठीक है, फिर ये जो लिथोस्फीयर है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पे हमको क्रस्ट से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता, हमको अब जो भी मतलब होगा इसके बाद वो होगा लिथोस्फीयर से, बिकॉज हमारे लिए लिथोस्फीयर इंपॉर्टेंट है। अब लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू वेरियस प्लेट्स, मतलब इट इज ब्रोकन इनटू वेरियस प्लेट्स, और उन्हीं प्लेट्स का जो मूवमेंट है वो अर्थ सरफेस पे बहुत सारे चेंजेस क्रिएट करता है। वो जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं, कहीं कहीं कोलाइड करती हैं, कहीं कहीं डाइवर्ज होती हैं। डाइवर्जेंट मूवमेंट क्या है, कोलिजन मूवमेंट क्या है, ये भी हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए, दिस क्रस्ट, दिस लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू वेरियस प्लेट्स. This lithosphere is broken into tectonic plates, and the movement of this tectonic plates changes in Earth's geological structure. अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आते हैं इसी लिथोस्फेरिक प्लेट्स की वजह से। और ये कैसे होता है? ड्यू टू फोल्डिंग और फॉल्टिंग। फोल्डिंग और फॉल्टिंग पे थोड़ी सी बात हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी।
इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रख लीजिए आप कि लिथोस्फीयर इज क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट मेंटल एंड लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स एंड द मूवमेंट ऑफ दिस टेक्टोनिक प्लेट्स ब्रिंग चेंजेस इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल की। इट इज द सेकेंड लेयर ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ and it extends from Moho's discontinuity to 2900 किलोमीटर। मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या है, ये लेक्चर के लास्ट में जब हम सिस्मिक डिसकंटिन्यूटीज पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो ट्रांजिशन जोन दिख रहा है आपको, ये दिस इज योर क्रस्ट एंड दिस इज योर मेंटल। ये क्रस्ट मान लीजिए, ये मेंटल मान लीजिए। तो इनके बीच का जो ट्रांजिशन जोन है, जहाँ पे दोनों लेयर एक दूसरे से मिलती हैं या जहाँ से क्रस्ट खत्म होकर मेंटल स्टार्ट होती है, ये जो ट्रांजिशन जोन है यही होता है मोहो डिसकंटिन्यूटी। इसी जगह को आप बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। तो इस मोहो डिसकंटिन्यूटी से लेके 2900 किलोमीटर तक जो है वो होती है आपकी मेंटल। ठीक है। डेंसिटी हम जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे बढ़ेगी। तो डेंसिटी जो है वो 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 3.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक वेरी करती हैं, और लोअर मेंटल तक जाते हैं तो इट रीचेस अप टू 5.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जो लोअर मेंटल है वो होती है एस्थेनोस्फीयर से लेके, द लोअर मेंटल एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर के बाद जो भी होता है वो होती है लोअर मेंटल, और लोअर मेंटल जो है वो सॉलिड स्टेट में है। एस्थेनोस्फीयर क्या है जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं। यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। This is your upper mental, which is solid brittle. Then this is asthenosphere, which is viscous in form, and this is your lower mental again, which is solid. ठीक है। asthenosphere को आप ऐसे समझ सकते हैं, it is a part of upper mental, but it is a viscous part और semi solid part. ठीक है। अभी बात कर लेते हैं कंपोजिशन की। तो mental is composed of silicate rocks। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं तो 45% इज ऑक्सीजन, 21% इज सिलिकॉन एंड 23% इज मैग्नीशियम। यू कैन रिमेंबर इट इज OSM। ठीक है। अब दिस मेंटल और द अपर मेंटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वेक्शन करंट्स। जो बाद में हम कन्वेक्शन करंट थ्योरी पढ़ेंगे टेक्टोनिक्स में, उसका जो बेस है वो इसी अपर मेंटल से बनता है। जो कन्वेक्शन मटेरियल का सर्कुलेशन है वो इसी अपर मेंटल में होता है। ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, वो आप याद रखिएगा। बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस देयर इज ए कन्वेक्टिव मटेरियल सर्कुलेशन। इस अपर मेंटल में जो है वो करंट डेवलप हो जाते हैं, जिसको आप कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। और इन्हीं कन्वेक्शन करंट की वजह से जो है आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है। दिस करंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ योर टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है। कन्वेक्शन ऑफ मेंटल इज एक्सप्रेस्ड इन द सरफेस थ्रू द मोशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, जस्ट आई हैव टोल्ड यू। अभी कैसे डेवलप होते हैं और इनका इमर्जेंस क्या है, ये जो है जब हम कन्वेक्शन करंट थ्योरी पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट एस्थेनोस्फीयर, अभी मैंने आपको बताया था, यू कैन कंसिडर इट द अपर पार्ट ऑफ मेंटल, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ मेंटल बट इट इज अ विस्कस पार्ट, इट इज अ सेमी सॉलिड पार्ट। ठीक है। तो अपर पोर्शन ऑफ मेंटल इज नोन एज एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस मीन्स वीक। एंड लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे जो है वो होता है, ये जो है ये हो गया आपका क्रस्ट। फिर ये जो है ये हो गया आपका पूरा मेंटल। अब मेंटल को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दिस इज योर लोअर मेंटल विच इज सॉलिड, और फिर ये जो अपर मेंटल है इसका भी जो अपर पार्ट है इट इज सॉलिड, जिसको मिला के पूरा यहां से यहां तक होता है आपका लिथोस्फीयर। सो ये जो बीच का बचा हुआ पार्ट होता है इसी को बोलते हैं आप एस्थेनोस्फीयर, जिसको आप अपर मेंटल भी बोल सकते हैं। अपर मेंटल का कुछ पार्ट तो लिथोस्फीयर में है और ये जो बचा हुआ पार्ट है यही होता है आपका एस्थेनोस्फीयर। ठीक है। इट इज हाईली विस्कस इन नेचर एंड दिस विस्कस नेचर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अभी जब हमने मेंटल की बात की थी तब भी मैंने आपको समझाया था, ये जो सेमी सॉलिड पार्ट है, जो विस्कस पार्ट है, इसी की वजह से जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है।
टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, वो जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे, अभी हमने जैसे पढ़ा था लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल प्लेट्स, दिस प्लेट्स आर नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स। और इन टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट है वो इसी एस्थेनोस्फीयर के विस्कस नेचर की वजह से होता है। दिस प्रॉपर्टी, विच प्रॉपर्टी, हाईली विस्कस प्रॉपर्टी ऑफ एस्थेनोस्फीयर एड इन द प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। अगर हम इसको आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, सो कंसिडर दिस इज अ बकेट, और यहाँ पे आप जो है वो पानी रख देते हैं, इट इज योर वाटर, और यहाँ पे अगर आप आइस क्यूब्स डाल दें, दीज आर योर आइस क्यूब्स, तो जैसे ये आइस क्यूब्स जो है वो वाटर पे फ्लोट करेंगी, वैसे ही इस एस्थेनोस्फीयर पे जो है वो आपका लिथोस्फीयर फ्लोट कर रहा है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। और इसी एस्थेनोस्फीयर के विस्कस नेचर की वजह से ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं इनका मूवमेंट होता है, इनका मूवमेंट डाइवर्जेंट हो सकता है, और इनका मूवमेंट ये जो है ये कोलिजन वाला मूवमेंट हो सकता है या डाइवर्जेंट वाला मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस एस्थेनोस्फीयर इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा। जो वॉल्केनिक इरप्शंस में मैग्मा बाहर आता है वो जो है वो इसी एस्थेनोस्फीयर से बाहर आता है। नेक्स्ट, लास्ट लेयर, दैट इज आउटर कोर। 2900 किलोमीटर से लेके 5100 किलोमीटर तक के एरिया में जो है वो है आपकी आउटर कोर। इट इज लिक्विड इन नेचर। ठीक है, याद रखिएगा जो आउटर कोर है वो लिक्विड है। ठीक है, और इसी लिक्विड नेचर की वजह से क्या क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिशन की बात करते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ आयरन मिक्स्ड विथ निकल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज निफे। हियर Fe represents this iron. So outer core is made up of nickel and iron, that is Nife. The outer core is not in under pressure to be solid, so it is liquid in nature. We have already discussed it is liquid in nature. बट इसका जो कंपोजिशन है वो सिमिलर है किसका, इनर कोर के जैसा। बस आउटर कोर और इनर कोर में जो डिफरेंस है वो है लिक्विड होने का और सॉलिड होने का। जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, इनर कोर जो है वो सॉलिड है। अगर आप इसकी डेंसिटी की बात करते हैं तो रेंजेस फ्रॉम 9.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब टू 12.12 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर जैसा मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएंगे इंक्रीज होगा। तो आउटर कोर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 4400 डिग्री सेल्सियस, और जब आप इनर कोर तक जाते हैं तो इट रीचेस अप टू 6000 डिग्री सेल्सियस। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो है आउटर कोर की वजह से डेवलप होता है वो होता है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट पॉइंट में हम उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, डायनेमो थ्योरी सजेस्ट दैट द कन्वेक्शन इन द आउटर कोर। ठीक है, अब मेंटल में जो अपर मेंटल एस्थेनोस्फीयर है वो लिक्विड है या सेमी विस्कस है, तो वहां पे भी कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं। जो आपका आउटर कोर है वो भी लिक्विड नेचर का है, तो वहां पे भी कन्वेक्शन करंट्स डेवलप होते हैं। और इसी कन्वेक्शन करंट्स को जब कॉरियोलिस फोर्स इन्फ्लुएंस करता है, कॉरियोलिस फोर्स थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूं। द फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ ड्यू टू इट्स रोटेशन, अर्थ रोटेट कर रही है और अर्थ के रोटेशन की वजह से जो एक फोर्स डेवलप होता है उसी को बोलते हैं आप कॉरियोलिस फोर्स। इट इज नॉट अ एक्चुअल फोर्स, इट इज अ वर्चुअल फोर्स। और जब कन्वेक्शन करंट इस कॉरियोलिस फोर्स के इफेक्ट में आते हैं तो अर्थ का जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, एंड दैट्स व्हाई अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। सो याद रखिएगा जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है वो है कन्वेक्शन करंट। कहां पर, आउटर कोर में जो कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं उसी की वजह से जो है वो आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। नेक्स्ट, लास्ट इज योर इनर कोर। 5100 किलोमीटर के बाद से जितना भी जो पार्ट है वो आपका इनर कोर का है। बात हम कर चुके थे, इट हैज सेम कंपोजिशन ऑफ लाइक जस्ट लाइक आउटर कोर, दैट इज निफे, निकल एंड आयरन। Its density ranges from 12.6 gram centimeter cube to 13 gram centimeter cube, और टेम्परेचर जो है वो पहुंच जाता है अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, इट इज एज हॉट एज सन सरफेस, मतलब जितनी गर्मी सन के सरफेस पे होगी उतनी ज्यादा जो है वो इनर कोर आपकी गर्म है। अब इतनी ज्यादा अंदर टेम्परेचर है बट फिर भी ये जो है वो सॉलिड है, ऐसा क्यों? ठीक है,
कि जितनी ज़्यादा गर्मी में तो चीज़ें मेल्ट हो जाती हैं, कहीं पे भी आप नॉर्मल फिनोमेना देखें तो एक आइस क्यूब भी जो है वो गर्मी में तो मेल्ट हो जाता है, बट अर्थ के इंटीरियर का जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, बट स्टिल द इनर कोर इज सॉलिड इन नेचर. व्हाट इज दैट रीजन? सो द रीजन इज इंटेंस प्रेशर. जो प्रेशर है अर्थ सरफेस पे और जो ग्रेविटी का प्रेशर है उसने इसको प्रिवेंट किया हुआ है फ्रॉम बीइंग लिक्विड. इतने ज्यादा टेम्परेचर के बाद भी जो प्रेशर का इफेक्ट है वो टेम्परेचर को ओवरकम कर लेता है और जो इनर कोर है आपका वो सॉलिड है. ठीक है, रीजन याद रखिएगा, वाई द इनर कोर इज सॉलिड, बिकॉज ऑफ इंटेंस प्रेशर कॉज्ड बाय ग्रेविटी. ठीक है, होप आपको अभी तक की सारी चीजें समझ आई होंगी. कोई भी डाउट अगर आपको किसी भी चीज में अभी तक समझने में है सो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप इंस्टा पे पर भी पूछ सकते हैं. यू कैन ऑल्सो आस्क द डाउट्स ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप. जो लास्ट पार्ट है इस लेक्चर का वो बचा हुआ है सिस्मिक डिसकंटिन्यूटीज, वो पढ़ लेते हैं. बहुत छोटा सा पार्ट है, सिर्फ इस डायग्राम के थ्रू आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, अभी हमने पढ़ा था क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 लेयर्स है हमारे पास. फिर मेंटल में भी अपर मेंटल, लोअर मेंटल, कोर में आउटर कोर और इनर कोर. ठीक है, क्रस्ट में भी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट. ठीक है, तो इनको भी जब आप सब डिवाइड कर देते हैं, क्रस्ट को आप डिवाइड कर देते हैं अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट में, मेंटल अपर मेंटल लोअर मेंटल, कोर आउटर कोर इनर कोर, तो इन सारी जो भी लेयर्स हैं इनके बीच में जब ट्रांजिशन जोन होता है, जब आप एक लेयर से दूसरे लेयर में शिफ्ट करेंगे, उन्हीं ट्रांजिशन जोन को जो है वो डिसकंटिन्यूटीज बोलते हैं आप. तो ऐसी आपके पास अलग अलग डिसकंटिन्यूटीज हैं. पहली होती है कोनॉर्ड डिसकंटिन्यूटी. कहाँ है ये? आपका जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट है उसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है दैट इज कोनॉर्ड डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, यहां पे शो हो रहा है जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में है वो है आपकी कोनॉर्ड डिसकंटिन्यूटी. फिर होती है आपकी सेकंड मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी, और जिसको अभी हमने पढ़ा था मोहो डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, ये रहा आपका क्रस्ट और ये रहा आपका मेंटल. तो क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो ट्रांजिशन जोन है वो होता है आपका मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी और मोहो डिसकंटिन्यूटी जिसको आप बोलते हैं. यहां पे शो हो रहा है, यहां पे आपका जो है वो क्रस्ट खत्म होगा, दिस इज योर क्रस्ट एंड दिस इज योर मेंटल. ठीक है, अपर मेंटल. तो इनके बीच में ये जो ट्रांजिशन जोन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इट इज योर मोहो डिसकंटिन्यूटी. अब दिस इज योर अपर मेंटल, दिस इज योर लोअर मेंटल. इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन जोन है ये वाला, इस यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी है उसको बोलते हैं रैप्टिड डिसकंटिन्यूटी बिटवीन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. फिर मेंटल और कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पे जो है वो होती है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. और लास्ट आउटर कोर और इनर कोर में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको बोलते हैं लेहमन डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा और कौन से डिसकंटिन्यूटी कहां पर है वो याद रख लीजिएगा. क्रस्ट की बात करते हैं तो अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट में जो डिसकंटिन्यूटी है वो है कोनॉर्ड. फिर क्रस्ट मेंटल को जो सेपरेट करती है वो है आपकी मोहो डिसकंटिन्यूटी. फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जो सेपरेट करती है वो होती है रैप्टिड डिसकंटिन्यूटी. मेंटल और कोर को सेपरेट जो करती हैं वो होती है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. और लास्ट आउटर कोर और इनर कोर को जो सेपरेट करती हैं वो होती है आपकी लेहमन्स डिसकंटिन्यूटी. होप एवरीथिंग इज क्लियर. आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन और आप बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, तो जो भी हमारे फर्दर लेक्चर्स हैं एमपीजीके की सीरीज में या ज्योग्राफी की सीरीज में उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर इंस्टाग्राम पेज, यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक. आपको इसका नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप. सबका जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया.